बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 11 में हमने स्टोरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसमें पहले नंबर पे था राल्स्टन्स एलिगेशंस अगेंस्ट चिप्स एंड अ राव बिटवीन देम। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था पीपल्स रिएक्शन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राल्स्टन एंड चिप्स। और तीसरे नंबर पे था विजिट ऑफ सर जॉन रिवर्स एंड हिज सपोर्ट फॉर मिस्टर चिप्स। तो इन 3 हेडिंग्स में हम चैप्टर नंबर 11 की स्टोरी को डिस्कस कर चुके हैं और जो बकिया तमाम वीडियोस हैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से उनको देख भी सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 12 में हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और वो होंगे मिस्टर चैट्रिस द न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, चिप्स रिटायरमेंट इन 1913 एंड हिज फेयरवेल स्पीच, मिस्टर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। तो इन 3 हेडिंग्स में हम चैप्टर नंबर 12 की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो आप देखें मिस्टर चैट्रिस द न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। अगर आपको याद हो मिस्टर चिप्स ने जब ब्रुकफील्ड स्कूल में सबसे पहला अपना जॉब इंटरव्यू दिया था 1870 में, उस वक्त जो ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर थे उनका नाम था मिस्टर वेदरबी। और वो इंटरव्यू के चंद ही दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो ब्रुकफील्ड स्कूल में नए हेडमास्टर आए थे उनका नाम था मिस्टर मेल्ड्रम। और ये 1870 से लेकर पूरे 1900 तक यानी 30 साल का अरसा इन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल में हेडशिप जो है उसके फ़राइज़ सरअंजाम दिए। और पूरे 1900 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जब अचानक डेथ हुई तो उसके बाद जब तक नए रेगुलर हेडमास्टर अपॉइंट होकर नहीं आ जाते मिस्टर चिप्स को, चूँकि ये पूरे 1900 में ये स्कूल के सबसे सीनियर उस्ताद थे, तो इनको फिर चंद महीनों के लिए नए रेगुलर हेडमास्टर के आने तक इनको ब्रुकफील्ड स्कूल में एक्टिंग हेड बना दिया गया था, यानी कायम मुकाम हेडमास्टर के तौर पर इनको तैनात कर दिया गया। और उसके बाद ये तकरीबन 1.5-2 साल ये हेडमास्टर रहे एक्टिंग हेड। और उसके बाद जो रेगुलर हेडमास्टर अपॉइंट होके आए थे उनका नाम था मिस्टर राल्स्टन। ये 1902-03 इन सालों में ये ब्रुकफील्ड स्कूल में आए। और इनके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में कुछ पढ़ भी चुके हैं कि ये किस किस्म की शख्सियत के मालिक थे। बड़े एफिशिएंट थे, मॉडर्न थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि बड़े रूथलेस थे और बड़ा एग्रेसिव इनका एटीट्यूड होता था। अपने से जो सबॉर्डिनेट जो उनके स्कूल के बकिया जो टीचर्स थे उनके साथ उनका रवैया को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और ख़ास तौर पे मिस्टर चिप्स के साथ तो उनकी एक अच्छी खासी एक चपकलिश पैदा हो गई थी। और मिस्टर चिप्स के साथ जो उनका झगड़ा हुआ था उसकी वजह यह बनी थी कि उन्होंने मिस्टर चिप्स को एक तरह से मजबूर करने की कोशिश की थी कि वो रिटायरमेंट ले लें, लेकिन मिस्टर चिप्स ने आगे से रेजिस्ट किया क्योंकि उसकी अभी सर्विस पड़ी थी तो वो रिटायर होना नहीं चाहता था। लेकिन जो मिस्टर राल्स्टन थे उनको ये लगता था कि मिस्टर चिप्स की तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो पुराने टीचर्स हैं, ये उसका जो विजन है, जो वो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो चेंज लेके आना चाहता है, उसके रास्ते में इस तरह के जो टीचर्स हैं ये रुकावट बनेंगे। लिहाजा वो मिस्टर चिप्स से एक तरह से जान छुड़वाना चाहता था। लेकिन ये तनाज़ा जब बढ़ गया उसके बाद फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए और सर जॉन रिवर्स उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल का फिर विज़िट किया था इस मामले को, इस तनाज़े को सेटल करने के लिए। तो उन्होंने फिर आके अपनी तमाम तर जो सपोर्ट थी वो मिस्टर चिप्स के पलड़े में डाल दी थी। और इस तरह से वो जो राल्स्टन था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और उसको पीछे हटना पड़ा। यानी इस झगड़े में, इस तनाज़े में एक तरह से मिस्टर राल्स्टन को शिकस्त हो गई। और ये बात है 1908 की, यानी 1908 में मिस्टर राल्स्टन जो थे उन्होंने मिस्टर चिप्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगा के इनको फारिग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा, उनको शिकस्त हो गई। तो उसके बाद अगले 2-3 सालों तक वो ब्रुकफील्ड स्कूल में हेडमास्टर तो रहा, लेकिन यहाँ पर वो अब अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता था, क्योंकि मिस्टर चिप्स के साथ आप ऐसे ही समझ लें कि बाकी जो सारा स्टाफ था वो मिस्टर चिप्स के साथ खड़ा था। और जो बच्चे थे उनमें भी जो मिस्टर चिप्स की परसेप्शन थी वो बहुत बेहतर थी और राल्स्टन को कोई भी अच्छा नहीं समझता था उसके रवैये की वजह से। बहरहाल वो 2-3 साल उसने मज़ीद यहाँ पर जैसे तैसे करके गुजारे और उसके बाद उसको किसी और अच्छे स्कूल की हेडमास्टरशिप की ऑफ़र हो गई।
तो उसने फिर ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल को छोड़ दिया, इसको खैरबाद कह दिया। यानी अब उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इस स्कूल के अंदर मज़ीद कंटिन्यू करता, तो उसको फिर एक अच्छे स्कूल की हेडमास्टरशिप की ऑफ़र हुई, तो उसने ब्रुकफील्ड स्कूल को छोड़ के उस स्कूल को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर अब एक और नए हेडमास्टर आ गए और उनका जो नाम था वो था मिस्टर चैट्रीज। यानी मिस्टर राल्स्टन के बाद जो हेडमास्टर आए ब्रुकफील्ड स्कूल में उनका नाम मिस्टर चैट्रीज था, और ये भी एक 34 इयर्स इनकी एज थी, नौजवान थे, यंग और एनर्जेटिक और मॉडर्न किस्म के ख्यालात के मालिक थे। लेकिन इनमें और राल्स्टन भी एक नौजवान ही था, लेकिन इन दोनों की शख्सियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। राल्स्टन में थोड़ी एग्रेसिवनेस ज़्यादा थी, वो थोड़ा प्राउडी सा आदमी था, वो मिस्टर चिप्स की तरह के जो एजिड टीचर्स थे इनको वो पसंद नहीं करता था। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जो मिस्टर चैट्रीज थे, इनका मिस्टर चिप्स के साथ जो रवैया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। ये बड़े काइंड और सिंपैथेटिक किस्म की शख्सियत के मालिक थे, और साइंस इन्होंने पढ़ी हुई थी। गो के जो राल्स्टन था वो भी एक साइंस ग्रेजुएट था, ये भी साइंस ग्रेजुएट थे, लेकिन इन दोनों के मजाज में, इनके टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो मिस्टर चैट्रीज ने जब ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया तो उनको फिर जब पूरे मामले का ये मिस्टर चिप्स की और जो राल्स्टन की जो लड़ाई हुई थी, जो उनका झगड़ा हुआ था, इसके बारे में भी उसको पता चला, तो उसने सूरत हाल को वैसे का वैसा ही तस्लीम कर लिया, और उसने इस बात का भी इदराक कर लिया कि मिस्टर चिप्स जो है ये ब्रुकफील्ड स्कूल का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा इनएविटेबल पार्ट है कि इसको इस स्कूल से ज़बरदस्ती निकालने की जो कोशिश राल्स्टन कर रहा था वो इंतहाई नामुनासिब बात थी। तो उसने एक तरह से मिस्टर चिप्स का जो मुकाम और मर्तबा था उसको तस्लीम कर लिया, और अगरचे मिस्टर चिप्स की और मिस्टर चैट्रीज की एजिस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन जो मिस्टर चैट्रीज थे ये बहरहाल बड़ों का एहतराम करने वाले और मिस्टर चिप्स की जो ड्यू रिस्पेक्ट थी वो देने वाली शख्सियत थे। तो इस तरह करके इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें जो ये जो नए हेडमास्टर आए थे मिस्टर चैट्रीज, इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो है चिप्स रिटायरमेंट इन 1913 एंड इज फेयरवेल स्पीच। ये 1913 की बात है, यानी मिस्टर चैट्रीज को ब्रुकफील्ड स्कूल में आए हुए अभी 2 साल हो चुके हैं। 1911 में ये आया था, और 1913 की बात है कि मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। ये एक हलक की बीमारी है, इसमें हलक के अंदर सूजन सी हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, तो मिस्टर चिप्स को ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसकी वजह से ये हुआ कि मिस्टर चिप्स जो था ये विंटर टर्म जो पूरी 5-6 महीने का जो अरसा था ये ब्रुकफील्ड स्कूल में क्लास नहीं ले सका, पढ़ा नहीं सका, यानी ऑफ ड्यूटी रहा, छुट्टी पर रहा। तो उसके बाद फिर इसको एहसास होने लगा कि अब उसकी उम्र ऐसी हो चुकी है, अब वो उम्र के एक ऐसे हिस्से में आ चुका है कि अब उसको तरह तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां भी उसके ऊपर हमलावर हो सकती हैं, और वैसे भी वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब उसको अपनी इस जॉब के साथ मज़ीद चिमटे रहना ये उसके लिए मुनासिब बात नहीं है। तो उसने फिर रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैं सही तरह से अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता तो फिर क्यों ना मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो उसके बाद इसने 1913 में बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया, और उस साल जो एनुअल डिनर हुआ था उसमें फिर मिस्टर चिप्स को बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल की तरफ से एक अलविदाई पार्टी दी गई, एक फेयरवेल इसके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। और उस तकरीब में जैसे कि फेयरवेल पार्टीज़ में होता है, स्कूल के जो मुख्तलिफ टीचर्स हैं या जो हेडमास्टर हैं या और कोई बच्चे भी उसमें बाज़-औक़ात शामिल होते हैं, वो अपने जो अलविदा होने वाले टीचर हैं जिनकी रिटायरमेंट है उनके लिए वो कुछ कलमात बोलते हैं, कुछ अच्छे ख़यालात का इजहार करते हैं, कुछ रस्मी सी बातें की जाती हैं जिसमें अलविदा होने वाले टीचर को एक तरह से खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश किया जाता है। तो इसके एजाज़ में जो तकरीब की गई, उस तकरीब में स्कूल के एक कैप्टन थे, किसी टीम के कैप्टन होंगे, उन्होंने स्टेज के ऊपर आके मिस्टर चिप्स की चूँकि आज अलविदाई पार्टी है, उन्होंने मिस्टर चिप्स की काफ़ी तारीफ़ें की।
और उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ इस अंदाज में बात की कि जैसे मिस्टर चिप्स की तरह का इंसान पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, और मिस्टर चिप्स की तरह का जो टीचर है उसने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यानी बहुत ज़्यादा उसने मिस्टर चिप्स की ज़ात में एक तरह से उसको बयान करते हुए मुबालगा आराई से काम लिया। तो बहरहाल वो बच्चा तो तकरीर करके बैठ गया। उसके बाद जब आखिर में मिस्टर चिप्स की बारी आई, यानी जो टीचर रिटायर हो रहा होता है उसको फिर आखिर में माइक पे बुलाया जाता है और वो फिर आके अपने कैरियर के बारे में कुछ यादें वो ऑडियंस के साथ शेयर करता है। तो जब मिस्टर चिप्स को बुलाया गया तो फिर मिस्टर चिप्स ने अपनी एक तकरीर की, और ये उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक स्पीच थी। इसको मिस्टर चिप्स की फेयरवेल स्पीच हम कहते हैं, और ये कोई बहुत लेंथी स्पीच तो नहीं थी, लेकिन इसमें चूंकि बार बार कहके लग रहे थे और मिस्टर चिप्स को बार बार रुकना पड़ रहा था, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कहके लगा रहे थे, तो जिसकी वजह से ये तकरीर थोड़ी लेंथी हो गई। लेकिन बहरहाल इसके अंदर मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर गुजारे गए जो दिन थे उनके साथ जुड़ी हुई कुछ यादों को इसने ताज़ा किया, और इसने फिर ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जब इसने ज्वाइन किया था तब से लेकर आज रिटायरमेंट तक जो वक्त इसने ब्रुकफील्ड स्कूल में गुजारा उसको एक तरह से इसने ब्रीफली ऑडियंस के सामने उसको सम अप किया। लेकिन अपनी तकरीर के शुरू में मिस्टर चिप्स ने खड़ा होकर कहा कि जो कैप्टन मेरे बारे में कह के गया है, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब ने मेरे बारे में जितनी भी बातें कही है ना, ये सारी झूठ है। इसने बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। मेरे अंदर इतनी खूबियाँ है नहीं जितनी इसने बयान कर दी हैं। तो वैसे मुझे पता है कि जो कैप्टन है ये एक मुबालगा आराई करने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, एग्जेजरेटिंग फैमिली है इनकी आदत है, ये इनकी फैमिली का ये प्रॉब्लम है कि ये मुबालगा आराई बहुत करती हैं। कैसे भला? एक दफ़ा वो बताता है कि इस कैप्टन का बाप जो था वो भी मेरा स्टूडेंट था और वो बहुत नालायक था। एक दफ़ा मैंने उसको किसी क्लास में टेस्ट में 1 नंबर दिया था, तो उसने ये किया था कि उस 1 नंबर को ऐसे ऊपर लाइन सी लगा के ना उसको 7 में तब्दील कर लिया था। यानी वो इस तरह 1 को 7 बना लिया उसने, एक ऐसे लाइन सी लगा के। यानी उसका जो बाप था वो भी ऐसे ही करता था, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, मुबालगा आराई करना, ये इनका फैमिली प्रॉब्लम है। तो भाइयों, इसने जो भी मेरे बारे में बातें की हैं वो सारी झूठ पर मबनी है, मुबालगा आराई पर मबनी है। मैं इतना अच्छा और इतना शानदार कैरेक्टर नहीं हूँ जितना इसने बना के पेश किया है। तो इस तरह करके जब उसने बात की वो सारे बच्चे कहके लगाने लगे, तालियां बजाने लगे, तो अच्छा खासा शोर शराबा हुआ। कुछ इसने और भी बातें की, कुछ लातीनी ज़ुबान के मुहावरे इसने अपनी तकरीर के अंदर ऐड किए, और उसके बाद फिर इसने ब्रुकफील्ड स्कूल में आने वाली मुख्तलिफ जो चेंजेस हैं जो इसने अपने कैरियर के दौरान जिनको ऑब्ज़र्व किया था उन चेंजेस के बारे में भी इसने बात की। मिसाल के तौर पे इसने बताया कि मुझे आज भी याद है कि जब पहला बाईसाइकिल आया था, यानी बाईसाइकिल पहले नहीं होते थे, जब पहला बाईसाइकिल मार्केट में आया था ईजाद होने के बाद, वो मैंने देखा हुआ था। और फिर वो बताता है कि यहाँ पे एक वक्त था कि बिजली और गैस वगैरह भी नहीं होती थी, और ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक लैंप बॉय होता था, स्कूल के स्टाफ का ही एक मेंबर होता था। उसकी ड्यूटी ये होती थी कि ब्रुकफील्ड स्कूल में जगह जगह के ऊपर ये जो इंटरनल रोड्स हैं, इन रोड्स में थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लैंप्स पड़े होते थे, लैंप्स। तो उस लैंप बॉय की ड्यूटी ये होती थी कि वो शाम को उन तमाम लैंप्स को वो जला देता था, उनकी ट्रिमिंग वगैरह करके, वो जो रस्सी सी डोरी सी होती है जिसको आग लगाई जाती है उसको साफ़ किया करता था, उनको जलाया करता था। उनकी एक तरह से वो लैंप्स को जलाना और लैंप्स को सुबह उठ के बंद करना, ये उसकी ड्यूटी होती थी। उसको लैंप बॉय हम कहते थे। ये वो याद करता है। फिर वो बताता है कि एक दफ़ा ऐसे हुआ था, 1881 की बात है, कि यहाँ पे इस इलाके में ब्रुकफील्ड स्कूल में जर्मन मीज़ल, ये एक खसरे की वबा इस स्कूल में फैल गई थी, और उस वबा की वजह से स्कूल का 2/3 जो बच्चे थे, यानी 2/3 जो तादाद थी बच्चों की, वो इस बीमारी का शिकार हो गई थी। मुझे याद है कि ब्रुकफील्ड स्कूल का वो जो बड़ा हॉल है, उस हॉल को एक तरह से
हॉस्पिटल वार्ड में ही कन्वर्ट कर दिया गया था। इतने बच्चे बेचारे इस बीमारी का शिकार होके वहाँ पे उनको एडमिट किया गया था और उनकी ट्रीटमेंट की गई थी। तो वो अपनी तकरीर के अंदर वो जो वबा फैली थी उसका भी तज़किरा करता है और फिर वो बताता है कि एक दफ़ा पूरे 7 हफ्तों तक इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी थी और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी कि कोई काम नहीं हुआ उन 7 हफ्तों में। और ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर बच्चों को और टीचर्स को बस यही काम था कि वो सारा दिन बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करते रहते थे। और वो 7 हफ्ते ऐसे थे कि जिसमें उन बच्चों ने भी, उन टीचर्स ने भी जिन्होंने कभी स्केटिंग नहीं की थी, उन्होंने भी स्केटिंग करना सीख लिया था। यानी वो इतना ज़बरदस्त आप कह लें कि वो 7 हफ्तों का पीरियड था, इतनी ज़बरदस्त उसमें बर्फ़बारी हुई थी और धुंध पड़ी थी। उसका वो इसमें एक तरह से अपनी तकरीर में तज़किरा करता है। और फिर वो बताता है कि जब साउथ अफ्रीका के अंदर इंग्लैंड की फ़ौज ने कोई फतह हासिल की थी किसी इलाके को जो कि बड़ी मुश्किल के साथ कैप्चर मतलब आगे से बहुत ज़्यादा मज़ाहमत हो रही थी, तो बिल आखिर इंग्लैंड की फ़ौज ने उस इलाके को फतह कर लिया था। तो उसकी याद में उसको सेलिब्रेट करने के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक मेफ्किंग नाइट, एक बड़ी शानदार एक रात सेलिब्रेट की गई थी और उसमें बोन फायर का एहतमाम किया गया था। यानी ब्रुकफील्ड स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें पवेलियन के पास एक बड़ा आग का अलाव तैयार किया गया था और उसके पास फिर सारे ब्रुकफील्ड स्कूल के बच्चों ने और असातिज़ा ने अच्छा खासा हल्ला गुल्ला किया था। उस रात को एक तरह से सेलिब्रेट किया था, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था। लेकिन वो जो आग थी वो इतनी ज़्यादा, वो अलाव इतना बढ़ गया था कि वो आग जो पवेलियन को भी एक तरह से अपनी लपेट में लेने लगी थी, बेकाबू हो गई थी वो आग। तो फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था उस आग को बुझाने के लिए। वो एक बड़ा यादगार एक वाक़या था, वो उसको भी बच्चों के साथ अपनी स्पीच में शेयर करता है। फिर वो मिसिस ब्रूल का भी जिक्र करता है। ये ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर कोई मुलाजमा रही होंगी, उनके बारे में वो बताता है कि उनकी तस्वीर वो अभी भी स्कूल की कैंटीन में लगी हुई है। तो असल में वो बताता है कि मेरे पास इतने वाक़यात हैं, मेरी मेमोरी के अंदर इतनी यादें हैं, इतने चेहरे मेरे दिमाग में मौजूद हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं एक किताब लिखूँ और उस किताब के अंदर इन तमाम यादों को महफूज कर दूं और शायद कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं उस किताब को लिखूंगा भी और मैं उस किताब का नाम रखूंगा मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। रॉड यानी जो डंडा जो बच्चों को मारने के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल में इस्तेमाल होता था, और लाइन्स ये भी आपको पता है ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक सज़ा दी जाती थी बच्चों को बाज़ किसी गलती पर, कि वो लाइन्स उनको लिखने के लिए दी जाती थी, 100 लाइन्स या 200 लाइन्स। तो ये रॉड एंड लाइन्स ये असल में 2 सज़ाएँ थी जो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर इस्तेमाल होती थी। तो उसने अपनी बुक का नाम भी सोच रखा था। वो अपनी तकरीर में बताता है कि मैंने सोचा हुआ है कि मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स, ये मैं नाम रखूँगा अपनी किताब का अगर मैंने कभी किताब लिखी। लेकिन कभी वो सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं ना लिख पाऊँ, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो सुनाने में ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं, उनको अगर लिखे हुओं को पढ़ना पड़े तो शायद उनके अंदर वो दिलचस्पी, वो चाशनी, वो मज़ाह जो सुनाते वक्त पैदा किया जा सकता है वो लिखे हुए वाक़यात को पढ़ते हुए शायद उतना मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल वो अपनी तकरीर के अंदर इस तरह की कुछ यादें, वो बच्चों को कहता है कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन तुम लोगों के सारे चेहरे मेरे जहन में हमेशा मौजूद रहेंगे और कभी तुम लोगों को वक्त मिले तो ज़रूर मेरे पास आना, मैं तुमको देखूँगा और तुम्हें पहचान भी लूँगा। मुझे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पुराने जिनके चेहरे, जिनके नाम और जिनकी जो मखसूस आदतें थी मुझे अभी भी याद है। मिसाल के तौर पे ये जो सर जॉन रिवर्स हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन है, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मुझे याद है कि इनको जेरेंड और जेरेंडिव, इन दोनों, ये ग्रामर की टर्मिनोलॉजी है, इन दोनों का फ़र्क जो है वो उनको कभी समझ नहीं आया। मैं उनको समझा के थक गया, लेकिन उनको यानी वो तरह से बहुत ज़्यादा कुछ शाइनिंग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़हीर स्टूडेंट नहीं थे। बहरहाल मेरे जहन में वो कहता है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने उस हालत में मौजूद है जिस हालत में वो मेरे पास पढ़ा करते थे, तब हुआ करते थे। ये सर जॉन रिवर्स ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन तो बन गए हैं, लेकिन मेरे जहन में इनका जो इमेज है वो आज भी वही है जो इनका क्लास के अंदर हुआ करता था। तो तमाम बच्चे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों बच्चों के चेहरे मेरे जहन में मौजूद हैं। कुछ मुझे भूल भी गए होंगे, कुछ के नाम भी मुझे भूल गए होंगे, लेकिन बहुत सौ के नाम वो मुझे अभी तक
याद हैं, तो आप लोग भी अगर कभी आपको मौका मिले तो आप मेरे पास ज़रूर आना, और जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं याद करने की कोशिश करूँगा, और मैं यकीनन याद कर लूँगा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप किस साल में मेरे पास पढ़ा करते थे। कुछ हो सकता है मुझे भूल भी जाएँ, लेकिन बहरहाल इतने हज़ारों चेहरे जो मेरे जहन में मौजूद है ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे जैसे इस वक्त हैं। आप लोग ज़िंदगी में कोई किसी ओहदे पर पहुँचेगा, कोई किसी मुकाम पर पहुँचेगा, लेकिन मेरे जहन में आपकी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी जैसी इस वक्त हैं। तो मेरी नज़र में तो सारे बच्चे ही हैं, आप सारे बच्चे हैं और हमेशा मेरी नज़र में बच्चे ही रहेंगे। तो इस तरह करके वो बच्चों को फिर कहता है कि मेरा ख्याल है कि मेरी तकरीर काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके बाद वो फिर लैटिन लैंग्वेज की कुछ कोटेशंस वगैरह बोलता है, तो वो बच्चों को तो उनका मतलब पता होता है, हमें नहीं पता। बहरहाल वो कह के लगते हैं, अच्छा खासा हल्ला खुल्ला होता है, बच्चे शोर मचाते हैं, तालियां बजाते हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मिस्टर चिप्स को एक तरह से बच्चों की तरफ से खराज तहसीन पेश किया जाता है। उसकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उसको खराज अकीदत पेश किया जाता है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनको अलविदा कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर में दूसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो यही है कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट इन 1913 एंड इज़ फेयरवेल स्पीच, तो ये आप ज़हन में रखें। और तीसरे नंबर पर आ जाएं मिस्टर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में हम पहले जो 2-3 चैप्टर्स पढ़े थे उनमें भी कुछ पढ़ा था कि ये रिटायरमेंट के बाद वाली जो ज़िंदगी गुजार है उसमें ये क्या किया करता था, इसकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी। तो आप याद रखना 1913 में जब ये रिटायर हो गया तो उसके बाद इसको ना ये जो प्रॉब्लम था इसका इलाज करवाने के लिए ये फिर जर्मनी गया था। और जर्मनी में इसके एक कॉलीग थे, हेर स्टाइफल उनका नाम था, ब्रुकफील्ड स्कूल में ही पढ़ाया करते थे। तो उनके पास फिर जाके मिस्टर चिप्स वहाँ जर्मनी में ठहरा था और जर्मनी के जिस शहर में वो गया था ट्रीटमेंट के लिए उसका नाम था वीसबाडन। और ये वो इलाका है जहाँ पर वो हेर स्टाइफल जो एक जर्मन टीचर थे ब्रुकफील्ड स्कूल में सर्विस कर रहे थे, छुट्टियों के दिन थे तो उनके यहाँ वो हेर स्टाइफल के यहाँ वहाँ पर वो रिहाइश पजीर हुआ था। और जो हेर स्टाइफल थे ये मिस्टर चिप्स से को 30-35 साल छोटे थे, लेकिन मिस्टर चिप्स के साथ बहरहाल उनका ताल्लुक बड़ा अच्छा था और ये एक बड़ा अहम कैरेक्टर भी है इस कहानी के अंदर, इस नॉवल के अंदर। ये जो हेर स्टाइफल हैं इनको आप ज़रूर याद रखना, इनके बारे में कुछ चीज़ें हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। तो ये वो टीचर थे जो बेसिकली जर्मन थे लेकिन ये इंग्लैंड में जॉब करते थे और ब्रुकफील्ड स्कूल में एज टीचर ये जॉब कर रहे थे। तो इनके पास जाके छुट्टियों में मिस्टर चिप्स गया था तो हेर स्टाइफल के यहाँ ठहरा था, वहाँ पे इसने अपना ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया और उसके बाद जब ये फिर वापस आया तो अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी फिट महसूस करने लगा। कभी कभी उसको लगता कि उसे शायद अभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब उम्र के इस हिस्से में आ चुका था कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था, ब्रुकफील्ड स्कूल को छोड़ना ही था। लेकिन 2 साल अभी इसको मौका और मिलेगा इस ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर काम करने का, वो अगले चैप्टर्स में हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल 1913 में आप याद रखना कि मिस्टर चिप्स रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद ये जर्मनी में गया इलाज की गर्ज से। हेर स्टाइफल नामी जो एक टीचर थे ब्रुकफील्ड स्कूल के, एक जर्मन टीचर थे, उनके यहाँ ये ठहरा और उसके बाद ये अपना ट्रीटमेंट करवा के वापस आ गया। और वापस आके फिर इसने मिसिज विकेट के यहाँ, ये भी हम आप पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क की दूसरी तरफ मिसिज विकेट नामी एक खातून रहती थी जो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ही लिनन रूम इंचार्ज रही थी। तो उनकी जो रेजिडेंस थी उसका एक पोर्शन वो मिस्टर चिप्स ने ले लिया था और वहाँ पर वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पे रिहाइश पजीर हो चुका था, क्योंकि वो ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ अपना जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, इसको नहीं तोड़ना चाहता था। लिहाजा ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने वो मिसिज विकेट के यहाँ शिफ्ट हो गया और वहाँ पर वो फिर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपना जो दिन है उसको गुजारा करता था। और वहाँ पर वो मिसिज विकेट के यहाँ रहते हुए किया क्या करता था ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको बताया गया है। मिसाल के तौर पे जो ब्रुकफील्ड स्कूल में जो नए बच्चे आते थे वो उनको अपने पास चाय पर बुलाया करता था और उसके बाद वो शाम के वक्त ऐसे बाहर निकल जाता और ब्रुकफील्ड स्कूल के ग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे होते उनको खेलते हुए देखा करता था। और उसके बाद साल में एक मरतबा ये स्कूल के जो हेडमास्टर थे
उनके साथ खाना भी खाया करता था। यानी तमाम हेडमास्टर्स का एक ग्रुप सा बना हुआ था, वो इकट्ठे होके जब खाना खाते थे तो उसमें फिर मिस्टर चिप्स को भी एक तरह से इनवाइट किया जाता था। और उसके बाद जो स्कूल के टीचर्स थे, साल में एक एनुअल डिनर टीचर्स का होता था, तो उसमें भी जो रिटायर्ड टीचर्स थे उनको भी बुलाया जाता था, तो मिस्टर चिप्स उसको भी अटेंड करता था। और ब्रुकफील्ड स्कूल की जो डायरेक्टरी है उसको भी मुरतब किया करता था। ये काम इसने एक अपने ज़िम्मे लिया हुआ था कि ब्रुकफील्ड स्कूल में जो नए आने वाले बच्चे हैं उनका सारा रिकॉर्ड एक बुक की शक्ल में उसको मुरतब किया करता था। और उसके बाद अखबारों में ये आर्टिकल लिखा करता था, मज़ामीन लिख के वो भेजा करता था। ये इसकी एक एक्टिविटी थी। और उसके बाद ब्रुकफील्ड स्कूल के जो पुराने तुलबा थे उनका एक ग्रुप बना हुआ था, ओल्ड ब्रुकफील्डियन क्लब उसको कहते थे, उसका मिस्टर चिप्स को प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो उस ओल्ड ब्रुकफील्डियन क्लब के ज़ेरे एहतमाम जो कोई डिनर्स वगैरह होते थे उनमें भी मिस्टर चिप्स पार्टिसिपेट करता था, और इसलिए उसको कभी कभार लंदन भी जाना पड़ता था। और उसके बाद ब्रुकफील्ड स्कूल का जो टर्मिनल मैगज़ीन था, जो सेशन के इख्तिताम पर जो पब्लिश होता था, उस मैगज़ीन के लिए भी वो मुख्तलिफ आर्टिकल और मज़ामीन लिखा करता था। और उसके बाद टाइम्स अखबार में लिखा करता था लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज की जो मुख्तलिफ कोटेशंस हैं वो उनमें शामिल किया करता था, जिनमें बड़ा मज़ाह भी होता था। तो ये लिखने लिखाने का भी इसको काफ़ी शौक़ था। उसमें वो अपना कुछ टाइम गुजार लेता था, बच्चों के साथ चाय पीना, टीचर्स के साथ खाना खाना, हेडमास्टर्स साहिबान के साथ खाना खाना, ओल्ड ब्रुकफील्डियन क्लब जो है उसकी मेंबरशिप, बच्चों के जाके ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखना, ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी मुरतब करना वगैरह वगैरह, ये इसकी सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वो अपने आप को रिटायरमेंट के बाद मसरूफ़ रखता था। तो ये हमें इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। वो जासूसी की कहानियाँ पढ़ता था, शर्लॉक होम्स की टाइप की जो हैजान अंगेज़ किस्म की जो कहानियाँ होती थी वो पढ़ने का बड़ा उसको शौक़ था, तो उसमें भी कुछ टाइम का गुजरता था। और फिर 1914 की बात है कि ब्रुकफील्ड स्कूल में जो एंड ऑफ टर्म डिनर हुआ था उसमें मिस्टर चिप्स को भी इनवाइट किया गया। और वहाँ पर जब इसने वो डिनर अटेंड किया तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे वो जंग के बारे में बहुत बातें कर रहे थे कि फ़लाँ इलाके में जंग के ये हालात हैं, फ़लाँ इलाके में जंग शुरू हो गई है, फ़लाँ में जो है वो फ़ौजें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। ये 1914 की बात है। और ये आप जानते हैं कि यूरोप की हिस्ट्री का एक बड़ा ही अहम एक इवेंट जो है वो शुरू होने जा रहा था। 1914 ये वो साल है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, जिसने पूरे यूरोप को एक तरह से हिला के रख दिया। तो ये 1914 में मिस्टर चिप्स को महसूस होना शुरू हो चुका था लोगों की बातें सुन के कि अब जंग जो है वो नागुज़िर हो चुकी है, अब आने वाले जो हालात हैं, आने वाले जो दिन हैं वो बहुत खौफनाक होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें से जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक नज़र अब आप इनको भी देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप इस चैप्टर में तैयार करेंगे वो होगा कि व्हेन एंड व्हाई डिड राल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड। राल्स्टन ने कब और क्यों ब्रुकफील्ड स्कूल को छोड़ा था। तो ये 1911 आप याद रखना, इस साल राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड स्कूल को खैरबाद कहा था। और छोड़ने की वजह ये थी कि ही हैज़ बीन ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ अनदर बेटर पब्लिक स्कूल। तो उसको एक और अच्छे स्कूल की हेडमास्टरशिप की ऑफ़र हुई थी। और उसके बाद फिर उसने वैसे भी ब्रुकफील्ड स्कूल में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल एट ब्रुकफील्ड बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फ्लिक्ट विद मिस्टर चिप्स। तो इस तरह करके चूँकि वो एक झगड़ा सा हो चुका था, उस झगड़े में वैसे भी उसको बेचारे को पीछे हटना पड़ा था। तो वो 2-3 साल जो उसने मज़ीद स्कूल में गुजारे को बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं कर रहा था। तो इसलिए उसको जो ही मौका मिला एक अच्छे स्कूल के हेडमास्टरशिप का, तो उसने ब्रुकफील्ड स्कूल को छोड़ दिया। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये देखें कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ राल्स्टन। राल्स्टन के बाद कौन आया था। ये सक्सेसर मैंने आपको बताया था जो बाद में आने वाला होता है उसको कहते हैं, और प्रीडिसेसर जो पहले गुजर चुका होता है उसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हु वाज चैट्रिस एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ही। ये कौन थे। ये वही थे जो मिस्टर राल्स्टन के सक्सेसर थे, यानी इनके बाद इन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था। और ये कैसे आदमी थे, बड़े फ्रेंडली थे, बड़े सिंपैथेटिक थे। मिस्टर चिप्स के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त इनका ताल्लुक था और वेरी ब्रिलियंट और मॉडर्न साइंस ग्रेजुएट थे। और इन्होंने मिस्टर चिप्स को जो उनका पूरा मुकाम और मर्तबा था वो इन्होंने दिया, उनकी अहमियत को तस्लीम कर लिया। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंड व्हाई वाज चिप्स रिटायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली मरतबा
मरतबा एक दफ़ा बाद में फिर ये रिटायर होगा, दोबारा से स्कूल को ज्वाइन करेगा और फिर रिटायर होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से है कि पहली मरतबा ये कब रिटायर हुआ था, तो ये 1913 की बात है, ये आप याद रखें। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे कि व्हाई डिड चिप्स डिसाइड टू गेट रिटायरमेंट इन 1913, क्यों इसने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। तो ये आप जान चुके हैं कि ही वाज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ विंटर टर्म, वो जॉब पे नहीं जा सका ड्यू टू ब्रोंकाइटिस, ये उसको प्रॉब्लम हो गया था गले का, मतलब उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तो उसने सोचा कि अभी रिटायरमेंट ले लेना ही बेहतर है। और उसके बाद ये है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पीच डिड चिप्स डिलीवर ऑन हिज रिटायरमेंट, पर इसने कैसी तकरीर की थी। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसमें वो पूरी तकरीर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये लिखेंगे कि मिस्टर चिप्स की जो तकरीर थी दैट वाज फुल ऑफ मेमोरीज एसोसिएटेड विद हिज 43 ईयर्स कैरियर एट ब्रुकफील्ड, जो उसने 43 साल यहाँ पे गुजारे थे, उसके साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ यादें वो उसने अपनी तकरीर में शेयर की। जो स्कूल का कैप्टन था उसके बारे में इसने मज़ाह पैदा कर किया, और उसके बाद जो स्कूल के अंदर डिफरेंट चेंजेस आई उनको इसने मेंशन किया। और आखिर में फिर बच्चों से ये भी बात की कि वो जब उसको मिलने के लिए आएंगे तो वो उनको पहचानने की कोशिश करेगा, यकीनन वो उनको पहचान लेगा। उन बच्चों की, हज़ारों बच्चों की तस्वीरें वो कहता है कि मेरे जहन में बिल्कुल महफूज पड़ी होंगी जैसी कि वो इस वक्त हैं। तो इस तरह की उसकी तकरीर थी जो उसने वहाँ पे की। और उसके बाद है कि व्हाट डिड चिप्स से अबाउट द कैप्टन ऑफ द स्कूल इन हिज फेयरवेल स्पीच, तो अपनी तकरीर में स्कूल के कैप्टन के बारे में इसने क्या कहा था। तो उसने ये कहा था कि जो कैप्टन है ही बिलोंग्स टू एन एग्जेजरेटिंग फैमिली, मुबालगा आराई करने वाले ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। इसका जो बाप था वो भी ऐसे ही किया करता था। उसको मैंने एक दफ़ा 1 नंबर दिया था, उसने ऐसे उसके ऊपर लाइन से लगा के उसको 7 बना लिया था। यानी ये बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मेरे अंदर इतनी खूबियाँ हैं नहीं जितनी इस कैप्टन ने अपनी तकरीर में बताई हैं, यानी इसने बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया। तो ऐसे करके उसने बड़े मज़ाहिया से अंदाज में उसने उस कैप्टन का तज़किरा किया था। और उसके बाद है कि व्हाट डिड चिप्स टेल अबाउट द लैंप बॉय इन हिज फेयरवेल स्पीच, तो लैंप बॉय की ड्यूटी यही होती थी जब स्कूल में बिजली नहीं होती थी, गैस नहीं होती थी, तो उसका काम ये होता था कि वो शाम को तमाम जो लैंप्स लगे होते थे ब्रुकफील्ड स्कूल में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो उनकी ट्रिमिंग वगैरह किया करता था, उनकी काट छाट करके साफ़ करके उनको जलाया करता था। और उसके बाद सुबह को उन लैंप्स को वो ऑफ़ कर दिया करता था। तो ये उसकी ड्यूटी होती थी, उसको लैंप बॉय कहते थे। ये उस वक्त की बात है कि जब बिजली नहीं होती थी, गैस नहीं होती थी। और उसके बाद ये है कि व्हाट चेंजेस डिड चिप्स मेंशन्ड इन हिज फेयरवेल स्पीच दैट हैड टेकन प्लेस इन ब्रुकफील्ड, तो किस किस्म की तब्दीलियाँ ब्रुकफील्ड स्कूल में आ चुकी हैं जो उसने अपनी तकरीर के अंदर जिनका तज़किरा किया। तो उसमें मतलब 4-5 चीज़ें हैं ख़ास तौर पे। उसमें एक तो यह है कि उसने बताया कि पहले साइकिल नहीं होती थी, और उसके बाद जो फर्स्ट बाईसाइकिल आई वो मुझे आज तक याद है। और उसके बाद फिर वो बताता है कि पहले बिजली नहीं होती थी, गैस नहीं होती थी, तो उससे पहले किस तरह हम स्कूल में रोशनी का इंतज़ाम किया करते थे वो बताता है। फिर उसके बाद स्कूल के अंदर वो जो कुछ वाक़यात हुए थे, जर्मन मीज़ल एक वबा फैली थी, फिर उसके बाद मेफकिंग नाइट को कैसे सेलिब्रेट किया गया था। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर, जो मुख्तलिफ वाक़यात हिस्ट्री में होते रहे, वो इसके अंदर आप उनका थोड़ा सा हवाला दे देंगे। और उसके बाद यह है कि विच बुक डिड चिप्स वांटेड टू राइट बट कुडंट, कौन सी किताब वो लिखना चाहता था, अपनी मेमोरीज़ के ऊपर वो लिखना चाहता था, तमाम यादें किताब की शक्ल में कंपाइल करना चाहता था। और उस किताब का नाम भी उसने सोचा हुआ था मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। इसमें वो लिखना चाहता था कि ब्रुकफील्ड स्कूल में 43 सालों में उसने क्या कुछ देखा, वो तमाम वाक़यात जो बड़े यादगार थे, उसके जहन में महफूज थे, उनको एक किताब की शक्ल में भी वो महफूज करना चाहता था। लेकिन वो किताब लिख नहीं सका क्योंकि उसको लगता था कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ये सुनाने में ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं, लिखे हुओं को पढ़ना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ाहिया नहीं होता। तो इस वजह से वो किताब, वैसे भी उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसके लिए लिखना ये काफ़ी इसके लिए फटीग का बायस होता था, उसको थकावट हो जाती थी, तो वो लिख नहीं सका। लेकिन प्लान इसका ज़रूर था कि वो अपनी किताब एक लिखे और उसका ये वाला टाइटल रखे। और उसके बाद है कि व्हाट डिड चिप्स से अबाउट द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स इन हिज फेयरवेल स्पीच, अपनी तकरीर में उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरमैन थे उनके बारे में क्या कहा था, क्या रिमार्क्स दिए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो चेयरमैन है वो अब जो गो के बड़ा हो गया है, चेयरमैन बन गया है, लेकिन मेरी नज़र में वो बच्चा ही है और मुझे वो आज भी वैसे ही याद है जैसा वो क्लास में हुआ करता था। जेरेंड और जेरेंडिव
का जो फ़र्क नहीं समझ सका। मैंने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आई। तो वो इस तरह करके उसका तज़किरा करता है। और उसके बाद व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये क्वेश्चन आप पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं। तो एक्टिविटीज़ क्या थी उसमें 5-6 चीज़ें ख़ास तौर पे। एक ये है कि वो बच्चों को चाय पे बुलाता था, शाम को जाके ब्रुकफील्ड स्कूल के ग्राउंड में मैच देखा करता था, स्कूल की डायरेक्टरी मुरतब करता था। उसके बाद आर्टिकल्स लिखा करता था, टर्मिनल मैगज़ीन में भी और टाइम्स अखबार में भी लिखा करता था। और जो ओल्ड ब्रुकफील्डियन क्लब है उसके ज़ेरे एहतमाम जो कुछ डिनर्स वगैरह होते थे उनको जाके अटेंड करता था। फिर हेडमास्टर साहब के साथ और बकिया टीचर्स के साथ कभी कभार उसका खाना होता था। तो इस तरह करके ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो वो रिटायरमेंट के बाद जिनके ज़रिए वो अपना वक्त गुजारता था। तो बहरहाल ये हैं जी इसके 10 क्वेश्चंस। आपके पेपर में अगर आएंगे तो वो इन्हीं में से कोई होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में से कम से कम मेरा नहीं ख्याल कोई और क्वेश्चन बनता है। तो इनको आप अच्छी तरह से कर लें और जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उनका आंसर इन आंसर्स के अंदर ज़रूर मौजूद होगा। तो ये है जी हमारा चैप्टर नंबर 12 और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और अब अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।